Hello viewers, I hope you are doing well. In the previous class, we have discussed about interrogative sentence in very detail, and in this class, I will tell you about the remaining part of the sentence. हम लोग इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप को पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जिन लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट 1 को मिस कर दिया है वो लोग प्ले लिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पूरे डिटेल से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाए हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा वीडियो 2 तरह से अपलोड होगा। फर्स्ट वीडियो उन बच्चों के लिए होगा जिन बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि सर हमको इंग्लिश बिल्कुल हम लोग का इंग्लिश जीरो है, हम लोग इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पाते हैं, नहीं रीड भी नहीं कर पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, कौन वर्ड कैसे उच्चारण होगा, हिंदी से इंग्लिश में किसी व्यक्ति का नाम लिखना है तो वो नहीं लिख पाते हैं। तो फर्स्ट वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, और सेकंड वीडियो उन लोगों के लिए होगा जिनका इंग्लिश पहले से ठीक ठाक है। तो आइए हम लोग बिल्कुल डिटेल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट 2 को पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी में जब किसे, किसको, किन्हें, किनको ये चीज़ दिया रहे तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हम किस वजह से करते हैं? हुम से करते हैं। इसको होम नहीं पढ़ते हैं, हुम पढ़ते हैं, हुम यानी हुम से करते हैं। और जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी जब ये हुम से बनाएंगे तो इसके बाद से हेल्पिंग वर्ब जरूर देंगे। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था, यानी जो वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, यही सब जब मेन वर्ब की हेल्प करे, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं ही, सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड। यहाँ पे जो इज है यानी ये इज, यही क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब जो कुक है उस कुक की हेल्प कर रहा है, यानी जो मेन वर्ब की हेल्प करे उसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई कैन वॉक 5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर टहल सकता हूँ। आई कैन रन वेरी फास्ट, यानी मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे जो कैन आ रहा है वो किसकी हेल्प कर रहा है? रन की। कैन किसकी हेल्प कर रहा है? वॉक की। तो ये जैसे आई शैल गो देयर, चाहे आई शैल स्टडी, अगर बोल रहा है मैं पढ़ूंगा, तो जो शैल है वो किसकी हेल्प कर रहा है? स्टडी, मेन वर्ब स्टडी की हेल्प कर रहा है। तो जो मेन वर्ब की हेल्प करे उसी को हम बोलते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो आर है वो क्या? हेल्पिंग वर्ब है। जब भी हम होम लिखेंगे, जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो होम के बाद क्या लिखते हैं? ये वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, होम। जैसे सेंटेंस देखिए एग्जांपल से, तुम किसे खोज रहे हो, तो यहाँ पे किसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? होम यूज़ करेंगे। तो जब भी बनाते हैं ट्रांसलेशन तो इस किसे को पहले लिखते हैं होम, फिर आर यू लुकिंग फॉर। तो ये जो आर आया यही क्या है? यही हेल्पिंग वर्ब है। यानी जो आर है किसकी हेल्प कर रहा है? मेन वर्ब जो लुक है उसकी हेल्प कर रहा है। तो हमको जनरली देखना है कि जब भी हिंदी में किसे, किसको, किन्हें, किनको आए तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? होम का यूज़ करते हैं। और होम के जस्ट बाद क्या लिखते हैं? एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। देखिए, तुमने वहाँ किसको देखा? होम डिड यू सी देयर। अब देखिए, अब जब अगर किस के बाद कोई प्रीपोजिशन आए तो यह प्रीपोजिशन होम के पहले चला जाता है। अब किसका पहले हिंदी समझिए, तुम किसके लिए यह किताब, तुमने किसके लिए ये किताब खरीदा है। तो ये जो किसके लिए यानी किस के बाद यहाँ क्या आ रहा है? लिए। ये तो लिए का इंग्लिश क्या होता है? फॉर होता है। ये फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो जब किस के बाद क्या है? प्रीपोजिशन आए, किसके साथ, यहाँ साथ क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन आ रहा है। किसके बिना, विदाउट, ये बिना क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन आ रहा है। तो जब ये चीज़ आए तो उसको सबसे पहले, जब बनाने से पहले उस प्रीपोजिशन को पहले लिखते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, तुमने किसके लिए यह किताब खरीदा है, तो सबसे पहले ये प्रीपोजिशन फॉर, फिर ये होम को लिखेंगे, फॉर होम हैव यू बॉट दिस बुक। नेक्स्ट देखिए, वह किसके साथ रहता है? विथ होम, फिर यहाँ पे विथ पहले आ गया ना, विथ होम डज ही लिव। नेक्स्ट देखिए, तुम किसके बिना वहाँ नहीं जा सकते? विदाउट होम कैन यू नॉट गो देयर। यानी ये जो विदाउट आ रहा है ये होम के साथ पहले आ जा रहा है। तो ऐसे हम लोग देखें बिल्कुल आसान तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ पैटर्न्स। आइए कुछ और नए पैटर्न्स सीखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोग कैसा वीडियो अच्छा लग रहा है, कैसा पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने वीडियो को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और ख़ुद कीजिए जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हों।
तो आइए बिल्कुल नए पैटर्न को सीखते हैं। देखिए, तुम किसे खोज रहे हो। अभी हम लोगों ने इस सेंटेंस को whom से बनाया, लेकिन अब देखिए इसी सेंटेंस को अब हम दूसरे टाइप से कैसे बनाएंगे। who से बनाएंगे तो जो प्रीपोजिशन है वो लास्ट में चला जाएगा। Who are you looking for। नेक्स्ट देखिए, वह किसके साथ रहता है। Who does he live with। इसके पहले हम लोग इसको कैसे बना रहे थे, इसको हम लोग ऐसे बना रहे थे, with whom does he live। यानी ये एक और तरीका हो गया, ये एक और तरीका। दो तरीके से इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। अगर चाह रहे हैं कि अगर whom से नहीं बनाए तो who से जब बनाएंगे तो जो प्रीपोजिशन था वो प्रीपोजिशन लास्ट में चला जाएगा, यानी who does he live with। यानी एक सेंटेंस को दो तरह से कैसे बनता है हम लोग सीख लिए। अब आइए आगे देखते हैं, whose को पढ़ते हैं। जब हिंदी में क्या लिखा मिलेगा, किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। यानी ये जब हिंदी में ये जो वर्ड दिया रहेगा तो उसका जो हम इंग्लिश अनुवाद करेंगे, इंग्लिश में जब बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, हुज से बनाएंगे, जिसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। यानी हुज के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। किसका लड़का, किसकी गाय, किसका घर, समझ में आ रहा है। यानी इस हुज के बाद जरूर नाउन आएगा ही आएगा। अब देखिए, अगर वह नाउन वाक्य का सब्जेक्ट हो तो टेंस के अनुसार जो वर्ब है वो सीधे चला जाता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे किसके बेटे ने तुम्हें गाली दी। अब यहाँ पे जो किसके आ रहा है, किसका के साथ क्या आ रहा है, ये नाउन आ रहा है। अभी बताएं कि हुज के साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। तो ये किसके बेटे ने तुम्हें गाली दी, सब्जेक्ट क्या है, किसके बेटे ने। गाली किसने दी, तो किसके बेटे ने दी। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये किसका जो आ रहा है, किसके बेटे ने, ये हमारा हो गया। सबसे पहले इसको ही लिखेंगे, हुज सन। तब जब हुज सन लिख लिए तो जब अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीधे वर्ब लिखेंगे। तो हुज सन अब्यूज्ड यू। समझ में आ रहा है। तो जब भी ये सब्जेक्ट के रूप में अगर ये आएगा हुज किसी नाउन के साथ जुड़ के, तो सीधे हम क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, जब यही नाउन ऑब्जेक्ट होता है, यानी जब ये नाउन था किसका लड़का, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में था। अब जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, देखिए एग्जाम्पल समझिए, तुमने किसके बेटे को पीटा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुमने। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, किसके बेटे ने, हुज सन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, किसके बेटे को, यानी तुमने किसके बेटे को पीटा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो अब इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। यानी सेंटेंस को बनाइए, हुज सन। अब यहाँ पे डिड आएगा, हुज सन डिड यू बीट। यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि हुज सन के बाद से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रहे थे, यहाँ पे हुज सन के बाद से यहाँ पे डिड लिखे, क्योंकि यहाँ पे हमको ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे, इसलिए यहाँ पे डिड आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, जब इस नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन आता है तो वो हुज के पहले चला आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन आ रहा था ना, विथ हुम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब हुज के साथ क्या है, कोई प्रीपोजिशन आया, जैसे तुम किसके बेटे के लिए मिठाइयाँ खरीद रहे हो, तो यहाँ पे जो किसका आ रहा है, इसके किसके बेटे, ये नाउन, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे ये, तो इसके साथ ये के लिए ये जो आ रहा है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जब इसको इंग्लिश बनाएंगे तो फॉर, यानी सबसे पहले उस हुज सन के पहले क्या फॉर लगा देंगे, उस प्रीपोजिशन को पहले ला देंगे। तो फॉर हुज सन आर यू बाइंग द स्वीट्स। तो ऐसे ही हम लोग बिल्कुल आसान से ये हुज को सीख लिए। अब आइए कुछ नए पैटर्न सीखते हैं। अब जब हिंदी में मिलेगा कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन से या किस, जैसे कौन से लड़के ने, कौन सी लड़की ने, या किस लड़के ने, समझ मेरा इस टाइप का सेंटेंस दिया रहा है, किस लड़के ने यह काम किया है। तो इस तरह का जब ये हिंदी में दिया रहा है तो इसका जब हम इंग्लिश अनुवाद करेंगे तो ये विच या वाट से बनता है। और ये जो वर्ड है, जब ये विच बॉय, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एडजेक्टिव की तरह ये काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोल दे रहे हैं विच बॉय, कौन लड़का, तो ये जो बॉय का पहले जो विच आ रहा है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव होता क्या है, जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे, किसी नाउन की विशेषता बताए। जैसे बताया था ना कि अगर मान लीजिए गुड बॉय कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉय जो है ये क्या है, नाउन है। नाउन का जस्ट पहले क्या है, ये जो आया है ये जो वर्ड, ये ही एडजेक्टिव है। यानी बॉय की ये
क्वालिफाई कर रहा है, बॉय बॉय की विशेषता बता रहा है कि बॉय कैसा अच्छा है। तो जनरली जिस नाउन के पहले जो भी वर्ड आए, कोई भी नाउन के पहले, वो एज एडजेक्टिव काम करता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे बॉय के पहले जो ये आ रहा है विच, ये भी एक एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है। तो वही चीज़ है। तो जब भी हिंदी में कौन सा, कौन सी, कौन से या किस दिया रहे तो उसको इंग्लिश में विच या वाट से हम बनाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए कि विच या वाट के बाद अब जब सेंटेंस एग्जांपल देखिए, दिल्ली के लिए कौन सी ट्रेन सुबह में रवाना होती है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, कौन सी ट्रेन, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में है। तो वही बताएं कि विच या वाट के बाद जनरली विच या वाट के बाद जो भी ये क्या है, जो भी नाउन आए, से विच के बाद नाउन आ रहा है ना, तो विच के बाद जो भी नाउन आए, विच के बाद या वाट के बाद जो भी नाउन आए, अगर वाक्य का वो क्या हो, अगर सब्जेक्ट हो, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिल्ली के लिए कौन सी ट्रेन सुबह में रवाना होती है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, कौन सी ट्रेन रवाना होती है। तो जब भी ये सब्जेक्ट हो तो टेंस के अनुसार वर्ब सीधे चलाता है, यानी इसके बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम भी बताए हैं क्या होता है। अब आगे देखिए, तो एग्जाम्पल समझिए, दिल्ली के लिए कौन सी ट्रेन सुबह में रवाना होती है। तो सबसे पहले इसी को वर्ड कोई सब्जेक्ट कोई पहले इसको लिख लेंगे हम, विच ट्रेन हो गया। स्टार्ट्स, अब यहाँ पे डू स्टार्ट्स या डज स्टार्ट नहीं लिख रहे हैं, एक्सुअली वर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये जो विच सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो सीधे हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो विच ट्रेन स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग फॉर दिल्ली। अब इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं, विच ट्रेन फॉर दिल्ली स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग, यानी दो तरीके से बनाएं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो विच के बाद जो भी नाउन आ रहा है, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पे हम एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यानी जब इसके बाद मतलब किसके बाद, विच या वाट के बाद। तो जब विच या वाट के बाद आने वाला नाउन वाक्य का ऑब्जेक्ट हो, इसके पहले यहाँ पे ये किस रूप में काम कर रहा था, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अब सेंटेंस में किस रूप में काम करे, ऑब्जेक्ट के रूप में। आइए एग्जांपल समझते हैं। आप किस ट्रेन को पसंद करते हैं। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो हमारा आप है, यानी आप किस ट्रेन को पसंद करते हैं, यानी कौन किस ट्रेन को पसंद करता है, तो आप। तो यहाँ पे आप हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ किस ट्रेन को, ये हमारा जो किस है, विच या वाट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तभी सेंटेंस में क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो देखिए कैसे बनेगा, विच ट्रेन डू यू लाइक, यानी कौन सी ट्रेन आपको पसंद है, कौन सी ट्रेन आप पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आप किस ट्रेन से दिल्ली जाते हैं। फिर यहाँ पे किस ट्रेन से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, आप सब्जेक्ट है, तो बाई विच ट्रेन डू यू गो टू दिल्ली। तो ऐसे हम लोग विच या वाट का बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लिए। आइए अब कुछ वैरायटी देखते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ का जनरली तो मीनिंग होता है कैसे, आप लोग कैसे हैं, हाउ आर यू। लेकिन यहाँ पे हाउ का मतलब क्या है, कितना, कितनी या कितने। यानी जब भी कितना, कितनी, कितने हिंदी वाक्य में जब आपको मिले तो समझिए वहाँ पे वो सेंटेंस किससे बनेगा, हाउ से बनेगा। देखिए जनरली क्या कर रहा है कि हाउ के बाद यानी के बाद एडजेक्टिव आए, यानी जब भी हाउ के बाद क्या है, एडजेक्टिव, एडीजे यानी एडजेक्टिव आया। हाउ के बाद जब एडजेक्टिव आए तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, जैसे तुम कितना जल्दी स्टेशन पहुंच सकते हो, हाउ सून कैन यू रीच द स्टेशन, यानी हाउ से बनेगा। तुम कितने लंबे हो, हाउ टॉल आर यू, यानी तुम कितने लंबे हो, ये कितना लंबा एक साथ, हाउ टॉल। समझ मेरा, हाउ आर यू टॉल नहीं, हाउ टॉल एक साथ, हाउ टॉल आर यू, कितने लंबे हो तुम, हाउ सून। उसी तरह सब ये जितना भी वो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं, हुज सन, व्हाट बॉय, तो ये जो चीज़ है ये नहीं, ये नाउन के साथ अटैच जुड़ के ही आता है, समझ में आ रहा है। इसलिए अब नेक्स्ट देखिए, जब ये नाउन, जब ये हाउ के बाद क्या है, सिंगुलर आए या प्लुरल नाउन आए। जैसे मान लीजिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी, अभी बताएंगे हाउ मैनी, और एक है हाउ मच, यानी इस दोनों का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हाउ के बाद जब भी कोई नाउन आए जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं और वो भी काउंटेबल नाउन हो, अगर प्लुरल हो, जैसे कहेंगे कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज़, कितनी लड़कियां, हाउ मैनी गर्ल्स, समझ में आ रहा है।
फिर यहाँ जब नाउन के बाद जब हम जो भी नाउन आ रहा है उस नाउन को अगर हम गिन नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है, जैसे कितना चावल, कितना चीनी, कितना दूध, तो वहाँ पर क्या होगा, हाउ मच राइस, हाउ मच मिल्क। तो वहाँ पे जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं वहाँ पे हाउ मच, जहाँ पे गिन सकते हैं प्लुरल हो तो क्या होगा, हाउ मेनी। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, तुम्हारे भोज में कितने लोग आ रहे हैं, यानी यहाँ कितना के बाद से क्या आ रहा है, लोग, प्लुरल है। तो जब ये प्लुरल होगा तो क्या होगा, हाउ मेनी। अभी बताएं ना, जैसे ये प्लुरल होगा तो क्या होगा, जैसे ये प्लुरल होगा, ये नाउन, जब इसके बाद जब भी नाउन आ रहा है वो क्या होगा, अगर प्लुरल होगा तो क्या होगा, हाउ मेनी। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, यानी हम लोग जिसको गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, वो नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, चावल, चीनी, दूध। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, जैसे प्यार, दुख, दर्द, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको गिन नहीं सकते हैं। तो तुम्हारे भोज में कितने लोग आ रहे हैं, हाउ मैनी पीपल आर कमिंग टू योर फीस्ट। अब देखिए तो यहाँ पे कितने लोग, यानी लोग ये काउंटेबल नाउन है, प्लुरल है, इसलिए क्या लग रहा है, हाउ मेनी। अब वही देखिए, कितना चावल तुमने यहाँ खरीदा, तो यहाँ कितना चावल, यहाँ कितना को हम लोग गिन सकते हैं, यानी ये लोग चावल को गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे हाउ मेनी राइस क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्या होगा, हाउ मच राइस, यानी हाउ मच राइस डिड यू बाय हियर। तो ऐसे ही हम लोग पूरे सेंटेंस, पूरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ा। जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट 1 को मिस कर दिया है वो लोग प्ले लिस्ट में जाएं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके उसके पार्ट 1 को देखें, बहुत ही डिटेल में समझाए हैं, और ये वीडियो उसका पार्ट 2 था। तो ऐसे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है, पूरे डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे। आप लोग अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरा पढ़ाई कैसा जा रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को कि नहीं लग रहा है। और अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके रिलेटिव्स है सबको सेंड कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। यानी ऐसे लोगों के पास लिंक भेजिए, सब्सक्राइब करवाइए जो लोग इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हैं, जिनको इंग्लिश सीखना है, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।